हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही साथ पढ़े गए कुछ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स से। शुरू में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। तो फिर रिवीजन के तौर पे आप लोग बताओ ESU क्या होता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये जो है चार्ज का CGS यूनिट भी कहलाता है। इसे स्टैटिक कूलम या स्टेट कूलम भी कहते हैं। ये फ्रैंकलिन भी कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ESU। बताओ 1 ESU इक्वल टू जो है कितना कूलम होगा, कितना कूलम होगा। ये आपको 12th बोर्ड में इस तरह का सवाल पूछ देता है, इसलिए मैं ध्यान दिला देता हूं। 1 ESU इक्वल टू कितना कूलम होगा। आप लोग बना लिए होंगे। हमेशा पहले मैं सवाल दूं, सवाल सुनने के बाद पॉज करें और जितना समय लगे 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद बनाने के बाद, प्रयास करने के बाद फिर जो है सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा ध्यान में रहेगा, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो 1 ESU इक्वल टू कितना कूलम होगा। हम लोग जानते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम और ESU में बदलने का ही फॉर्मूला है। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। इसलिए 1 ESU बराबर तो ये नीचे आ जाएगा। इसीलिए 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁹ एक कूलम। इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर तुम चाहो तो इसे और भी फर्दर जो है हम इसको कर सकते हैं कि 1/3 को लिखते हैं 0.33, तो 3.33 हो जाएगा इंटू 10⁻⁰ कूलम। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन बस ध्यान रखना है ESU क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ये ध्यान रखना है। और जिसका बराबर होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻ कूलम। सेकेंड, ये बहुत सिंपल 2, 4, 5 सवाल करवाएंगे। सेकेंड कि राइट 2 इफेक्ट्स ऑन बॉडी when it is charged। जब किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो 2 इफेक्ट बताओ क्या होगा। सोच लीजिए आप लोग क्या क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को या तो हम निकालेंगे या तो उस पर डालेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को निकालें या डालें तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है, तो उसका मास या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे हम कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, जब हम चार्ज कर देंगे तो लाइक चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किया तो प्लस प्लस रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो साइज बढ़ेगा, बढ़ने की टेंडेंसी होगी। अगर माइनस चार्ज अगर करते हैं तो उससे माइनस माइनस लाइक चार्ज रिपेल करेगा, ऐसा साइज जो है बढ़ेगा। मैंने इस पहले ही पढ़ाया आपको कि कोई सोप बबल है, उसको मैंने चार्ज कर दिया तो क्या होगा, तो उस पर एक्सपेंशन होगा, उसका जो है साइज बढ़ेगा,
उसका रेडियस बढ़ेगा, ये सब सारी बातें होंगी, चाहे पॉजिटिवली चार्ज करो या निगेटिवली। तो ये जो है साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। आप कभी कह सकते हो कि सर रिंग को मैंने चार्ज कर दिया, रिंग मेटालिक रिंग चार्ज कर दिया, तो साइज तो बढ़ता हुआ दिखता नहीं है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, वो डिपेंड करेगा मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन होगा जरूर, छोटे ही स्तर पे हो लेकिन होगा। तो ये कह सकते हैं कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, लेकिन ये सेट आना है कि साइज बढ़ेगा। चलो थर्ड छोटी छोटी बातें देखते हैं। कहीं भी अब आपको बोले, आप लोग जानते हो कि लाइक चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस जो रिपेल करता है, रिपेल, उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? बहुत पैसा लिखा हुआ रहेगा। अब बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है कि Q1 इंटू Q2 अगर पॉजिटिव हो जाए, जो कब पॉजिटिव होगा, ये प्लस हो, ये प्लस हो, तो प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से बड़ा हो पॉजिटिव कहलाता है। तो ये जो Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया लाइक चार्ज है, क्योंकि आप जानते हो कि लाइक चार्ज मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, अगर निगेटिव इंटू निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव हो तो लाइक चार्ज को बताएगा। उसी तरीके से Q1 इंटू Q2 कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो लेस देन जीरो है, तो इससे आप क्या समझोगे? ये निगेटिव तभी होगा जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। या तो ए जो है हमारा निगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव होगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा, तभी जो है ये निगेटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। तो अगर क्वेश्चन में कभी कहीं भी लिखा रहेगा Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो, इसका मतलब हुआ वो अनलाइक चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये नोटेशन भी समझना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज होगा? Q इज इक्वल टू, Q क्या है? चार्ज ऑन बॉडी है। तो चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब जो है हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, डालेंगे। तो प्लस या माइनस कुछ भी डिपेंड करेगा इस बात पे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या आ रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इसका मतलब हुआ, ट्रांसफर मतलब क्या हुआ? जो हमने रिमूव किया या जो हमने ऐड किया। और ई क्या हमारा है? ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जिसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे सवाल होंगे कि कभी भी सवाल में ये पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज दे दिया गया है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन उस पर आया होगा या निकला होगा। तो ए जो है एन निकालेंगे, तो एन इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। एन इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। इस तरह से इसको निकालेंगे, फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, तो लिख देते न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इसका मैंने एम नॉट दे दिया, यही मास का एम नॉट है। तो अगर कहेगा कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करो, पॉजिटिवली चार्ज करो, ये पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा? तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को इस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया हमने, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर।
तो सवाल में पूछ सकता है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकालूं ताकि इस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाए। प्लस क्यू चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो कितना संख्या में निकलेगा इसको निकालना रहेगा। तो कैसे निकालोगे? तो कहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, क्योंकि निकालेंगे तभी जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कितना वो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तभी जस्ट आपने देखा Q इक्वल टू एन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन इक्वल टू हो जाएगा Q बाई, मतलब ये करना बाबू कि जो इस पर चार्ज है वो चार्ज डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड निकल जाएगा। इसमें कभी सवाल पूछ देगा आपसे कि बताओ ये न्यूट्रल था, मास m0 है, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस Q, तो अब इसका मास कितना होगा? क्योंकि मैंने देखा है कि मास चेंज हो सकता है, तब मास कितना होगा? तो बताओ, तो कहेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप खुद सोच सकते हो कितना मास होगा। बताओ पहले कितना मास था? m0। पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और निकला होगा तो कुछ मास लेके गया होगा, तो मास डिक्रीज करेगा। तो मास डिक्रीज करेगा तो कितना होगा? m0 माइनस। अब कितना डिक्रीज करेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके मास के बराबर, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसके बराबर मास डिक्रीज करेगा, जो m दिखाएंगे। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? n, जो कि आप निकाल सकते हो आप। तो क्या होगा? nme, वेयर n क्या है जानिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, और me क्या है बाबू? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चलो कोई आपसे पूछ देगा, बताओ इसका साइज क्या होगा? साइज तो मैंने बताया है कि चार्ज हो गया ना, और चार्ज हो जाने के बाद रिपल्सन होगा, मैक्सिमम रिपल्सन, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, ऐसे साइज जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ये सब बातें आप लोग सीखे। सिमिलरली अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, मास m0 है, तो लिख दिया जाए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m0 मास है, और इसको मैंने चार्ज दिया -Q, नेगेटिव चार्ज देखो है। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, तो इलेक्ट्रॉन इसमें हम डालेंगे तभी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, बताओ। तो पहला जो इसमें रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐडेड निकालो, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। मैंने बताया है कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या निकला है, फॉर्मूला Q इक्वल टू N, तो N इक्वल टू Q बाई। ध्यान है यहां पे Q जो लेना है ना, वो साइन को हटा देना। साइन तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन बता रहा है जा रहा है, निकल रहा है, बस। लेकिन संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐडेड निकल के आ गया। जब पूछे बताओ जी इसका मास क्या होगा, तो मास m ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितना होगा मास? अब खुद बताओ, पहले मास कितना था बाबू? m0। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मास बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन आता तो m बढ़ता, n आ रहे हैं तो n इंटू me, जहां me मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है और n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐडेड है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होता है तो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो मास घट जाता है। साइज के बारे में क्या कहना है आपका? तो साइज जो है ना ऑलवेज इंक्रीज करेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। नेक्स्ट सवाल, कि अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस पर कितना चार्ज होगा?
फाइंड टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल कितना चार्ज होगा। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि 1 मोल मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर संख्या। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है, बहुत बड़ा संख्या है। इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, बहुत सिंपल है। तो क्या करोगे कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव होगा लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इतना चार्ज होगा। ऐसे से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवोगाड्रो नंबर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। एवोगाड्रो नंबर कितना था बाबू, 6.02, इसको याद कर लें, 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर इनटू, इसको उतारो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर तुम इसको सोल्व करते हो तो इसका वैल्यू आता है 96500 कूलम। ये जाना पहचाना है, ये फैराडे कहलाता है। मैंने पहले पढ़ाया था फैराडे। अब फैराडे जो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैराडे क्या है। फैराडे कुछ नहीं है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर जितना चार्ज है उसी को फैराडे कहते हैं। तो छोटी छोटी बातों को भी समझेंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। अब जो है बात करते हैं क्वांटाइजेशन के बारे में, कि आप जानते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मतलब चार्ज जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे होगा तो वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। हर एक चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब सिखाया गया है चार्ज का वैल्यू डिस्क्रीट होता है, छोड़ छोड़ करके होता है ना। तो इस तरह से, तो उससे रिलेटेड सवाल अब रहेगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह का सवाल अगर दे दे तो मैं इसे बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, अपने आप सीख जाओगे। बताओ, कोई कहेगा बता दो 2E इतना चार्ज हो सकता है, तब कहें हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा चार्ज कितना पॉसिबल इस यूनिवर्स में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि फ्री स्टेट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2 है। 2, 3, 4, 5 इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल हो, होल नंबर में हो, पूरा पूरा संख्या हो, तो इसको जो है ये पॉसिबल है। क्योंकि आप जानते हैं Q = NE, जहां n इंटीजर होना चाहिए, पूरा पूरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बस इतनी ध्यान देना चाहिए। कभी कोई पूछे कभी भी कोई पूछे कि बताओ कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो बस कुछ मत करना, तुम n का वैल्यू निकालना। अगर वो पूरा पूरा संख्या आ जाए, इंटीजर में आ जाए, तो समझो पॉसिबल है। फ्रैक्शन में आ जाए, कुछ डेसिमल का पार्ट आ जाए, तो समझो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? है, क्योंकि इंटीजर है। -3/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, 1.5 है, नहीं पॉसिबल है। सी में कहीं पूछ देगा 1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं पॉसिबल है। कोई पूछ देगा कि 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम पॉसिबल है या नहीं है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तरीका यही है, आप लगा दो Q = NE, इसलिए N = हो जाएगा N Q/E। ये इंटीजर होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। देखते हैं ये कितना है बाबू, 3.2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई 1.6 इंटू
10 पावर माइनस 19 कूलम, ये कैंसिल आउट होगा 2 से। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19, अब माइनस 20 अब प्लस 19 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, मतलब ये हो गया बाबू कि ये जो है 0.2 हो गया, फ्रैक्शन है, नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर आना चाहिए। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके अंदर। कहे अच्छा बताओ 40 में 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम हो सकता है? चेक करके फिर देखेंगे। Q इक्वल टू एन ई, तो एन इक्वल टू क्यू बाई क्यू रखते हैं 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम अपॉन ई का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, तो आपका 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 आई माइनस 18 है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बाबू, 10 माइनस 30, ये इंटीजर है इसीलिए पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो कहीं भी आपसे कोई पूछे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसके तरीका ही है Q इक्वल टू एन ही लगाएंगे और एन का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, अगर एन का वैल्यू इंटीजर में आए तो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग कि द चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 कूलम, किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम का चार्ज है, तो बताना आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव इट लॉस्ट और गेन्ड। 1 कूलम के चार्ज लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा या लाना पड़ेगा, बताना है कि लॉस्ट करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, साथ ही साथ उसमें क्या चेंज इन मास होगा, मास में कमी क्या होगी, ये बताना है आपको। तो आप लोग जो है 2 मिनट का समय लें, इसको बनाएं, पॉज कर ले आप लोग। अब मैं इसे बताता हूं, देखिए चार्ज ऑन बॉडी जो है आपका वो 1 कूलम है। यहां पे देखें आप ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, उसे निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हुआ, गेन होगा या लॉस होगा, तो लॉस होगा, गेन नहीं होगा। गेन होने पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ये समझ में आ गया, गेन यहां नहीं होगा, जो है ये लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है। अब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, जो है इसको निकालना है, तो एन निकालना पड़ेगा, स्मॉल एन। तो चूंकि आप जानते हो Q इक्वल टू एन ई, जानते हो आपको, इसलिए एन ए क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, मतलब जो लूज किया या गेन किया, तो ये एडेड या लॉस्ट, तो रिमूव्ड या लॉस्ट कर सकते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा Q बाई ई, Q हमारा है 1 कूलम, ई का वैल्यू आपको याद है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर तुम इसको देखोगे तो 10 के पावर 19 आएगा ऊपर में, डिवाइड बाई 1.6, तुम चाहो तो लिख सकते हो उसको 10 इंटू 10 रेज़ पावर 18 अपॉन 1.6, इसको डिवाइड करोगे तुम तो ये आ जाएगा आपका 6.25। तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज करवाना पड़ेगा, तब +1 कूलम आएगा। अगर यही कह देता कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज -1 कूलम है, -1 कूलम माइनस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता, वो गेन करता। लेकिन संख्या इतनी नहीं होती, चाहे ए लूज करे या गेन करे, एन ही बताएगा, एन, तो एन निकल गया। तो 6.25 इंटू 10 पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो पहला का आंसर हुआ लॉस्ट हुआ, दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 6.25 इंटू 10 पावर 18। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन यहां देखो क्या होता है कि ये तो फ्रैक्शन है भाई, फ्रैक्शन, ध्यान देना, ये तो फ्रैक्शन है,
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है चार्ज। नहीं, गलत। क्यों गलत? क्योंकि फ्रैक्शन यहां पे लिखा हुआ है ना 6.25, रियली में क्या है कि इसमें 10⁻18 है, 18 है। अगर तुम इसको इस तरह से कर दो ब्रेक 100 इंटू 10⁻16 तक ये 625 हो जाएगा। अब बताओ इसमें कितने जीरो है? 16 जीरो है। ये पूरा इंटीजर है, इसलिए ये जल्दीबाजी में फैसला मत लेना कि फ्रैक्शन है। नहीं, फ्रैक्शन नहीं है। ये जो जिससे मल्टीप्लाई हुआ इसको भी देखना, पूरा मिल करके फ्रैक्शन होता तो चार्ज पॉसिबल नहीं होता। यहां तो ये डेसिमल में लिखा हुआ है लेकिन पूरा नंबर तो इंटीजर में है, इसे ध्यान रखेंगे। यहां पे लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा इंटीजर है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं इसमें सेकेंड पार्ट। कह रहा है कि कितना इसका जो है मास में चेंज आया होगा। बताओ डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो मास जो है डिक्रीज करेगा। कितना मास में चेंज आएगा? चेंज इन मास। तो जानते हो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता तो कितना मास लेके जाता? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा आ रहा है 6.25 इंटू 9.1 इज इक्वल टू 5.6875 इंटू 19 आए -31 तो 10⁻12 किलोग्राम। इतना जो है मास में चेंज आएगा और चेंज जो है वो डिक्रीज करके होगा। तो आई होप कि इसको आप लोग बना लिए होंगे, या जिससे नहीं बना होगा समझ में आया होगा कैसे बनेगा ये। पहले क्या किया हम लोगों ने? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जो निकालो। यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो N=Q/E से निकाल लिया। ये समझना, ये फ्रैक्शन नहीं है, पूरा इंटीजर है बाबू, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल है। क्योंकि मास पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मास जो घटेगा डिक्रीज करेगा। कितना चेंज होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलता इतना इलेक्ट्रॉन निकला है तो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। अगर इसी तरह से आपसे कोई पूछेगा कि बताओ किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है -3.2 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज है। ध्यान रहे माइक्रो कूलम मतलब हो गया आप लोग 10⁻⁻6 कूलम, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इतना चार्ज है। अब आपसे कोई पूछे बताओ जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा? तो कहें गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो फॉर्मूला ये N=Q/E कर देंगे। क्यू पता है 3.2 माइक्रोकूलम, ई का वैल्यू पता है आप लोगों को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये निकल जाएगा कि कितना मास में चेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना मास लेके आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से आप इसमें निकाल सकते हो आप। तो सेम क्वेश्चन इसमें रिपीट करो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास जो है पानी है 90 ग्राम, वाटर है 90 ग्राम, उसमें कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल कितने नेगेटिव चार्ज होगा इसको भी निकालो आप लोग। तो इसे सोल्व करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना है। समझें, करा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता कहां है? इलेक्ट्रॉन एटम्स में होते हैं, और एटम्स से जो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। मतलब यह है कि आपको पहले नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं H2O वाटर कंपाउंड है, तो पहले हम जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको पता है। मान लीजिए H2O है तो H2O के जो है एक जो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
हाइड्रोजन के 2 आइटम, एक आइटम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 है तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पता हो गया कि वाटर के एक मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तब हमें यह पता करना पड़ेगा कि 90 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। और आप लोग जानते हो बच्चों कि मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और तब मॉलिक्यूल्स निकलेगा। और मॉलिक्यूल्स जब निकल गया तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है यहां पर H2O में, तो 10 है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो ध्यान रहे, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलवाए, नेगेटिव चार्ज कितना हुआ ये निकलवाए, तो वहां पे आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ आइटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस निकालना पड़ेगा, और तब फिर जो है फर्दर जो निकलवाएगा उसको निकालना है। तो आप लोग जानते हो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मैं लिख देता हूं फिर से, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है बाबू, वो है जो भी है उसका मास लेना है ग्राम में। तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए बाबू, किलोग्राम में तभी वो ग्राम में बदल लो उसको, डिवाइड बाई ग्राम। अगर जहां आइटम रहेगा तो एटॉमिक मास लेंगे, जहां जो है मॉलिक्यूल रहेगा वहां पे मॉलिक्यूलर मास लेंगे। यहां पे H2O का मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या आयोनिक, जहां आयन रहेगा वहां पे आयोनिक मास लेंगे बाबू। तो इस तरह से जो है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयोनिक मास, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। फिर इससे निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ आइटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस निकल जाएगा, जो भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो है हमारा जो है ये निकल जाएगा एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। पहले ही काम करना पड़ेगा आपको। तो अब इस क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा ट्राई करें, 2 मिनट के लिए समय लें, कोशिश करें, बनाएं और फिर देखें सॉल्यूशन को। पॉज कर करके देखें आप लोग। अब मैं बताता हूं, देखो इस सवाल में 90 ग्राम वाटर है। तो 90 ग्राम वाटर में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स होता है मॉलिक्यूल्स में, तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टेप बाय स्टेप पीछे चलना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां है, एटम से मॉलिक्यूल्स में, तो वो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का तरीका क्या होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो लिखते नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास लिखेंगे ग्राम में, तो मास है 90, लिखते मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये मास है 90 ग्राम। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल का मास बताओ कि इसका जो है ये 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसका हो गया 1 हाइड्रोजन का 2 इसका आइटम है तो 2 हो जाएगा। तो 16 + 2 18 ग्राम में लेकिन लेना है, ग्राम में लेना है, तो 18 ग्राम। बच्चों यहां जानकारी के लिए बता देता हूं, ध्यान रखें आप लोग। अगर H2O है, कहेगा कि बताओ मास के एक मॉलिक्यूल कितना होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो क्या करोगे बाबू, तो देखो इसका होता है 16,
इसका हाइड्रोजन का 1, तो 1 2 है तो 1 इंटू 2 2, तो 2 प्लस 16 18। मॉलिक्यूल रहेगा तो एमयू लगाना, एमयू होता है बाबू। तो 18 एमयू हो गया एक मॉलिक्यूल का मास। और आप लोग जानते हो, जानकारी बता देता हूं, 1 एमयू जो है बाबू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ध्यान रखेंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल का है। यहां पे एक मॉलिक्यूल का मत रख देना एमयू में कर करके, ये ग्राम मॉलिकुलर मास है। ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल की बात होगा, 1 मोल की बात होगा। तब जो एमयू में एक मॉलिक्यूल का मास है तो एमयू हटा कर करके ग्राम लगा देना, तो ये जो है एक मोल का मास आता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, एक मोल का मास आता है। समझने के लिए, अगर आपका CO2 है तो कह देगा कि आपको बताओ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो क्या करोगे बाबू, जो भी आएगा ना वो एमयू में होगा। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल का मास एमयू में होगा, ध्यान रखना। कितना है बाबू, ये 16 होता ऑक्सीजन के एक आइटम का, तो 16 इंटू 2 32, और आपका जो है कार्बन का 12, तो 44 एमयू हो जाएगा, 44 एमयू। लेकिन अगर जो है कहेगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 कि एक मोल का मास बताओ, तो बाबू ये 44 जो आया ना उसको ग्राम में लिखना पड़ेगा, ग्राम में। तो बस ये ध्यान रखना है एमयू और ग्राम में क्या अंतर हो रहा है। जो एक मॉलिक्यूल का मास एमयू में होगा और एक मोल का मास ग्राम में होगा, तो यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना ग्राम में कर करके। तो आपका जो है इसको कैंसिल करोगे तो ये ग्राम से ग्राम कटेगा और इससे 5 हो जाएगा, तो 5 मोल्स आ गया आपका। तो 90 ग्राम वाटर है, इसका मतलब हुआ कि 5 मोल्स वाटर है। अब मोल आ गया ना आपके पास, तो मोल से हम मॉलिक्यूल की संख्या निकाल सकते हैं। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है बाबू। तो देखिए अब कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कितना टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स होगा। तो एक मोल होता है तो Na होता है एवोगाड्रो नंबर, ऐसे से 5 है तो 5 Na हो जाएगा। और आप लोग Na का वैल्यू जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जो है मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल गया, किस में निकल गया बाबू, 90 ग्राम वाटर में निकल गया। तब हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक जो है मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ H2O है, जानते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 है, न्यूट्रल मानना है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 हो गया इलेक्ट्रॉन एक आइटम में। इसे 2 आइटम है तो 2, तो 10 हो गया ना बाबू। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे से इतने मॉलिक्यूल्स। तो लिखिए अब जो आंसर पहला आने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना का बाबू, तो कितने हैं बताओ, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में 10 तो टोटल मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये 10 30, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो यहां पे आ गया इंटू 24 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से देख लेना आप लोग, इतना आ रहा है। उसी ढंग से नेक्स्ट सवाल कहता है कि टोटल नेगेटिव चार्ज बताओ। इलेक्ट्रॉन पे जो इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको टोटल नेगेटिव चार्ज बताओ, किस इलेक्ट्रॉन पे कितने। तो जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हो जाएगा। इसलिए टोटल नेगेटिव
चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बाबू, एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितना चार्ज होता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता। ऐसे से इतने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए नंबर इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो गुना भाग कर लेना तुम लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको सीखना चाहिए कि किस तरह से बनता है। जब भी कभी कोई भी सब्सटेंस का मास दे दे, कहेगा उसमें बताओ कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, क्या टोटल चार्ज है, इस तरह से बातें रहेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर ऑफ आइटम्स जहां एग्जिस्ट करेगा वहां आइटम्स निकालना है, जहां मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा, जैसे H2 मॉलिक्यूल के रूप में रहता है तो मॉलिक्यूल्स निकालना है, जहां आयंस रहेगा वहां आयंस निकालना है। तो नंबर ऑफ उसको निकालने के लिए आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए बाबू। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आ गया कि जो भी मास लेना है ग्राम में डिवाइड हो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयोनिक मास। तो ये जो है नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, फिर नंबर ऑफ आइटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस निकल जाएगा, और तब जो निकालना निकल जाएगा बाबू। देखो 90 ग्राम वाटर, नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो मास इन ग्राम अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 5 मोल आ गए। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो ये 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होता है, हमेशा फिक्स्ड है वो। तो 5 इंटू इतना कर दिया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। एक मॉलिक्यूल H2 एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, तो 10 मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल में 10 तो इतने में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है बाबू, तो मल्टीप्लाई कर दो। एक बात है। दूसरी बात ये सीखे कि कोई भी अगर जो है मॉलिक्यूल हो, आइटम हो, आयन हो, तो उसकी एक आइटम, मॉलिक्यूल या आयन का मास पूछेगा तो एमयू में देना है बाबू, लेकिन एक मोल का है तो उसको ग्राम करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो है फाइंड टोटल चार्ज ऑन 300 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। 300 ग्राम कार्बोनेट आयन है और उस पर टोटल कितने चार्ज होंगे वो बताना है, टोटल चार्ज। तो पहली बात ये सीखना है, कार्बोनेट आयन सब लोग मालूम भी है क्या होता है, तो CO3 2- या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं CO3 - तो ध्यान देखना है कि एक्चुअली एक कार्बोनेट आयन है और ये पता चल गया कि इस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है, इसके मतलब इसमें कार्बोनेट आयन में इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आया होगा, अगर एक माइनस होता तो एक इलेक्ट्रॉन आता एक कार्बोनेट आयन में, यहां 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो दैट मीन्स कि जो है आप देखो 1 कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज होगा, पहले समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज ऑन 1 कार्बोनेट आयन कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आता तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियसली माइनस लिखाएगा, लेकिन एक आता तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता कूलम, लेकिन ऐसे 2 आए हैं तो इंटू 2 करेंगे बाबू, तो जाएगा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझने की कोशिश करें, अगर यहां पे एक ही होता माइनस तो माइनस चार्ज होता 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 तो 2, 3 तो 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा। जितने रहेगा यहां पे 2- तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 रहेगा 3 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सिमिलरली अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस होता 1+ से H+, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन निकला है। और कितना चार्ज होगा इस पे, तो 1+ है तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर 2+ होगा कहीं पे तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कहीं 3+ होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लेकिन कितने चार्ज होंगे एक आयंस पे, तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस तरह से होता है बाबू। तो कहने मतलब यह है कि कार्बोनेट आयन का
जो एक आयन रहेगा कार्बोनेट आयन, तो उस पर चार्ज निकल गया। लेकिन अब हमें निकालना पड़ेगा इसमें 300 ग्राम में कितने कार्बोनेट आयंस हैं। तो जस्ट मैंने बताया था कि पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल से निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल से ध्यान देंगे हम। तो आप लोग पॉज करें और 2 मिनट का समय लें, इसको बनाएं। मैं सोल्व करता हूं। तो हमें पता चल चुका है कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो है 300 ग्राम कार्बोनेट आयन में कितने होंगे। तो फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, मास इन ग्राम बाई ग्राम। यहां आयोनिक मास हुआ, चूंकि आयन ग्रुप में है। एटम ग्रुप में होता तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर ग्रुप में होता तो मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम आयोनिक मास 300 ग्राम अपॉन ग्राम आयोनिक मास था। देखते हैं इसमें ऑक्सीजन का 3 आइटम है। ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक जो है आप लोगों को मास जानते हैं 16, तो 16 इंटू 3 48। कार्बन का एक आइटम है, तो कार्बन का एक आइटम का 12 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 ग्राम। तो ग्राम आयोनिक मास जो है 60 ग्राम हो गया। कैंसिल करोगे 5 से कटेगा ये, तो 5 आ जाएगा। तो 5 मोल्स हो गए इसमें। अब निकालना है कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, तो क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। आप जानते हैं एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर आइटम या मॉलिक्यूल या आयंस जो एग्जिस्ट करे वो रहेगा। यहां आयंस ग्रुप में है, तो आयंस इसका वैल्यू जो है 6.02 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन में आसानी के लिए आप 6 भी ले सकते हैं। इसको बहुत बार फीस में इसको 6 ले लिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन को इजियर करने के लिए जो अगर 6 ले लेते हैं, तो ये जो है इतना आ जाएगा बाबू। तो ये होगा 30, अगर 0 इधर चला जाए तो होगा 3 इंटू 10⁻24। इतने जो है इसमें आयंस हुए। और एक आयन पे चार्ज कितना है बाबू, इतना आया है एक आयन पे चार्ज। ऐसे से इतने आयंस हैं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। इसीलिए टोटल चार्ज ऑन 300 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, तो ये क्या होगा बाबू, टोटल चार्ज। तो नंबर ऑफ आयंस इनटू एक आयन पर का चार्ज, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस इनटू एक आयन पर का चार्ज कितना बाबू, तो -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। नंबर आयंस रखा जाए 3 इंटू 10⁻24 इंटू -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये माइनस में आगे कर देता हूं, ये हो जाएगा 9.6 इंटू ये आपका हो जाएगा 10⁵ कूलम। कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, 6 9 ठीक है, और ठीक है। तो इसे माइनस जो है 9.6 इंटू 10⁵ कूलम, इतना टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट जो है इसमें क्या किए फिर से एक बार देख लीजिए। टोटल चार्ज निकालना है 300 ग्राम कार्बोनेट आयन में। तो पहले देखेंगे कार्बोनेट आयन कहते किसको है, CO3 2- को। एक आयन पे कितना चार्ज होगा, तो अगर एक माइनस होता तो 1 इंटू इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 है तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, भाई इतना नेगेटिव चार्ज एक आयन पे है। देखिए कितने इसमें आयंस हैं, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें, मास बाई ग्राम आयनिक मास। मास तो 300 ग्राम, ग्राम आयनिक मास आ गया 65 आ गया, नंबर ऑफ आयंस निकल गया, और एक आयन पे चार्ज इतना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है, टोटल चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 12.7 ग्राम ऑफ ए क्वाइन ऑफ कॉपर। कोई कॉपर का क्वाइन है जिसका मास दिया बाबू 12.7 ग्राम, और उसमें से इफ 0.1% इलेक्ट्रॉन्स वी आर रिमूव्ड, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे
12.7 ग्राम कॉपर कॉइन में उसमें 0.1% इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो टोटल चार्ज बताओ कितना होगा। जेड का वैल्यू 29 है, कॉपर का जेड एटॉमिक नंबर, मास नंबर 63.5 है, एवोगाड्रो नंबर वैल्यू दे दिया 6 × 10⁻23। 3 मिनट का समय लें, बनाएं इसको। आप लोग अभी तो बना लिए होंगे, अब आंसर अपना मिला लीजिए, देखिए कितने लोग सही हुआ कितने लोग गलत हुआ है। 556.8 कूलम क्योंकि निकला है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए कितने लोग सही हुआ कितने लोग गलत हुआ है। चलिए देखिए कैसे बनेगा। देखो बाबू, आपके पास कॉपर कॉइन है, कितना ग्राम का है? 12.7 ग्राम का जो कॉपर कॉइन है, और इस कॉइन में आइटम से बना होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रल होगा ये। अब इसमें से कितना परसेंट निकाल दिया गया? इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, रिमूव किया गया है, कितना? 0.1% इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो क्या कितना चार्ज होगा निकालो। देखो बाबू, तो पहले ये करना पड़ेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये देख लेते हैं। अगर न्यूट्रल होता तो तभी हम जो भी बातें कर रहे हैं न्यूट्रल कॉपर की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल अभी है, जो भी चीज़ें न्यूट्रल में होगा भाई, तो न्यूट्रल में इसमें कितने जो है अभी इलेक्ट्रॉन्स है जो दिखाना चाहते हैं। आप अभी सीखे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो, प्रोटॉन की संख्या निकालना हो, तो आपको एक आइटम के बारे में सोचना पड़ेगा। जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 29 है कॉपर का, पता भी होगा आपको। माने एक आइटम में 29 प्रोटॉन्स होंगे, और चूंकि न्यूट्रल है शुरू में, नहीं कुछ जगह शुरू में न्यूट्रल ही मानना है, तो 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जब बराबर हो तो न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल है तो दोनों की संख्या बराबर होगी। तो प्रोटॉन एक आइटम में कितने हैं? 29, तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके एक आइटम में 29 इलेक्ट्रॉन हुए। मैं चाहता हूं इतने ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको निकालना है। तो पहले देखना पड़ेगा कितने आइटम्स हैं, और कितने आइटम्स देखने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो लिखिए पहले नंबर ऑफ मोल्स। अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि मास ग्राम में लेना है बाबू, तो मास इन ग्राम। अब जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास होगा यहाँ पे, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बाबू? तो 63.5 दिया हुआ है, तो एटॉमिक वेट, तो इसमें ग्राम लगाना पड़ेगा। 63.5 ये जो है ग्राम, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हुए, अब नंबर ऑफ मोल्स इतने जब हो गए तो हम जो है ग्राम से ग्राम कैसे आउट हो जाएगा, तो हम इससे कह सकते हैं 127 अपॉन इतना। अब जो है नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स तो जानते हैं आप लोग, मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स आपका आ गया है, इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसका वैल्यू दिया है बाबू 6.02 होता है, लेकिन 6 लेना है। मैंने बताया था फीस में बहुत बार 6 लिया जाता है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो इतने नंबर ऑफ आइटम्स हुए। अब एक आइटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चूंकि न्यूट्रल रूम में मानना है, तो 29, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो एक आइटम में कॉपर के एक आइटम में 29 इलेक्ट्रॉन, तो इतने आइटम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 12.7 ग्राम कॉपर, तो कितने हो जाएंगे बाबू? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 29 से, तो 29 एक में मौजूद है, इंटू ऐसे इतनी आइटम्स हैं, इंटू इतने इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब इधर न्यूट्रल है। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब कहता है बाबू कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका 0.1% निकाल लिया गया है। अब कॉन्सेप्ट की बात आ गई। अभी तक एक केमिस्ट्री की बातें सब थी कि कैसे मोल्स निकालेंगे, कैसे आइटम्स निकालेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अब न्यूट्रल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने प्रोटॉन भी होंगे। अब इतना तक हो गया। अब इसमें से निकाल रहे हैं हम 0.1% इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। अगर एक निकालेंगे तो एक 1 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर आएगा, 1e चार्ज आएगा।
2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2e आएगा, अगर n निकालेंगे तो ne चार्ज आएगा। तो अब देखते कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है निकाले गए, रिमूव हुए। तो लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। बाबू ये रिमूव्ड हो रहा है ना, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, मान लीजिए n मान लेते इसको, एन से नंबर ऑफ मोल्स दिखाते हैं, छोड़ दो इसको। तो ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, तो इसका जो है 0.1% हो जाएगा। तो 29 इंटू इतने टोटल इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसका 0.1% है, परसेंट है, परसेंट मैंने डिवाइड बाई 100 करेंगे फ्रैक्शन में, इतने टोटल ही आ गए। ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये निकले हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट से n इलेक्ट्रॉन निकलता है, n इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज आएगा Ne, जानते हो आप लोग। तो इसलिए अभी जो कितना चार्ज आएगा, इतने निकले तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए जो है चार्ज ऑन 12.7 ग्राम कॉपर क्वाइन। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बाबू। और एक निकलता तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आता। ऐसे से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, इतने हैं। इसको मैं लिखो आगे 29 इंटू 1 बाई इसको सोल्व कर लिया जाए। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपका आ जाएगा 29 इंटू 127 इंटू 6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 635, ये आपका आ रहा है बाबू 5.68 इंटू, अब 10 में देखते हैं तो 10 की पावर 23, यहाँ पे 0.1, 10 की पावर 22, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 20, और यहाँ पे आ गया -19, तो आ जाएगा 10। तो डेट मीन्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो 556.8 कूलम, इतना आपका आंसर आ गया। देखिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना, निकालना फाइंड चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर्स। यहाँ पे जो भी ए और बी है ना वो कंडक्टर्स है, और वो स्फेरिकल शेप में भी लिखा है, स्फेरिकल कंडक्टर है ए और बी। उसका चार्ज निकालो, कब निकालो, जब उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था चार्जिंग बाई कंडक्शन में, कि जब दो कंडक्टर को हम कांटेक्ट में लाते हैं या कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब यहां पे दो चीजें अप्लाई करना है। पहली बात ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि दोनों को कांटेक्ट में लाया है, दोनों के बीच में चार्ज का आदान प्रदान हो सकता है, तो हम आइसोलेटेड सिस्टम मान करके जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। पहली बात, जितना कनेक्शन के पहले चार्ज था उतने कनेक्शन के बाद होगा। और दूसरी बात है दोनों का फाइनल पोटेंशियल, दोनों कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा। ये जनरल बात हुई। लेकिन जिसमें जो पहला जो 3 सवाल है वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे, कि अगर दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर है, आइडेंटिकल में रेडियस सेम हो। देखो बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बात आप बताता हूं, कंडक्टर चाहे कॉपर का बना हुआ रहे या एल्यूमिनियम का बना हुआ रहे या आयरन का बना हुआ रहे, बिहेवियर सेम तरह का होगा। यहां ये नहीं कि कॉपर का कंडक्टर अलग ढंग से बिहेव करेगा। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अलग बातें हो जाएंगी, कंडक्टिविटी की बातें होंगी, किसी ज्यादा है किसी कम है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चाहे कंडक्टर कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे आयरन का हो, वो कंडक्टर है तो बिहेवियर सेम तरह का होगा। तो यहां पे जो है इसमें मैंने स्पेशल के पढ़ाया था कि अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आइडेंटिकल मतलब रेडियस सेम हो जाए बस, तो दोनों कंडक्टर पे फाइनल चार्ज इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। तो फर्स्ट 3 सवाल उसी पर है, लेकिन जो अगला सवाल है
वो उसमें दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, देखो रेडियस आर 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 आर, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा। अब पोटेंशियल फॉर्मूला आप जानते हैं, स्फेरिकल शेप के लिए होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, आर रेडियस है, क्यू चार्ज है। खैर ठीक है, इसको देखेंगे हम अभी, हम पहले इसको बनाते हैं। तो यहां पर ये दोनों कनेक्शन के पहले इस पे -2 माइक्रोकूलम, इस पे 6 माइक्रोकूलम। अब इसको जो है कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दो। ये ए है, ये हमारा बी है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। इसको हमने जोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा, चार्ज का आदान प्रदान होगा, लेकिन चूंकि आइडेंटिकल है तो कुछ नहीं दिमाग में, तुरंत कर देंगे, इक्वल इक्वल चार्ज आएगा फाइनली। तो देखते भाई टोटल कितने चार्ज है बाबू, तो इसे -2 और इसे +6, तो -2 + 6 बराबर होता है +4 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया टोटल। तो हमेशा कंजर्व रहेगा, आदान प्रदान तो होगा, लेकिन शुरू में इतना है टोटल आइसोलेटेड सिस्टम पर, तो बाद में इतना ही होगा। लेकिन चूंकि रेडियस सेम है तो इक्वल इक्वल आएगा, तो होगा इस पर 2 माइक्रोकूलम, इसका हाफ, तो 2 माइक्रोकूलम, इस पे आएगा 2 माइक्रोकूलम, प्लस में आएगा बाबू। मैंने पहले बताया था कि कंडक्शन में जब दोनों चार्ज हो गया ना, तो दोनों में लाइक चार्ज, सेम तरह का चार्ज आएगा, रिपेल करेगा। देखो यहाँ बाबू शुरू में अट्रैक्ट कर रहा था ये, लेकिन जैसे ही कनेक्शन जोड़े रिपेल करना शुरू कर देगा, लेकिन आइडेंटिकल है तो इक्वल इक्वल चार्ज आएगा। एकदम सेम सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जल्दी कर लें। रेडियस सेम है, आइडेंटिकल कंडक्टर है, कनेक्शन करेंगे तो हमारा जो है ये ए है, ये बी है, तो टोटल चार्ज देखो, इसमें क्यू है, इसमें 0 है, तो क्यू + 0 करोगे बाबू तो क्यू आ जाएगा, तो टोटल क्यू है जोड़ने के पहले, तो बाद में क्यू ही रहेगा टोटल, लेकिन चूंकि आइडेंटिकल है तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा आइडेंटिकल होने की वजह से, तो Q/2 और Q/2। इसमें देखते हैं, ये भी आइडेंटिकल कंडक्टर है। तो जोड़ने के पहले चार्ज देखते हैं, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो टोटल हो गया Q1 + Q2। चूंकि आइडेंटिकल है था, इक्वल इक्वल चार्ज आएगा, हाफ हाफ आएगा, तो इस पे चार्ज आएगा Q1 + Q2/2, इसमें आएगा Q1 + Q2/2। चूंकि आइडेंटिकल है इसलिए बहुत इजी था, इतना आपको पता होना ही चाहिए भी। तो कंडक्शन मेथड में जब जो चार्ज का आदान प्रदान होगा, जब जो है कंडक्टिंग वायर्स जोड़ेंगे, तो फाइनल चार्ज सेम नेचर का आएगा, इसे रिपेल करेगा। ये तो हो गया। अब जो इसको भी आप लोग जो है 2-3 मिनट का समय लें, इस सवाल को खुद सोल्व करके देखिए, फिर मैं बताऊंगा। ये सवाल अच्छा सवाल है, ये सिंपल सवाल हो गया, ये भी आना चाहिए पहले, लेकिन फिर इसको सीखें। एक कंडक्टर ए है जिसका रेडियस 2r है, दूसरा कंडक्टर बी है जिसका रेडियस r है। इसमें शुरू में चार्ज q है, इसमें अनचार्ज है। जैसे ही कनेक्शन जोड़ेंगे, कनेक्टिंग वायर्स जोड़ेंगे, तो चार्ज का आदान प्रदान होगा, तो दोनों में फाइनल चार्ज क्या होगा जो बताना है। यहाँ पे इतना आसानी से नहीं बनाएंगे कि यहाँ पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करें, गलत हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, चूंकि जोड़ दिए हैं, चार्ज का आदान प्रदान होगा, आइसोलेटेड सिस्टम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा, दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, तो 2 कॉन्सेप्ट लगाओगे तब बनेगा। ट्राई करें इसे, फिर मैं बताता हूँ। आज आप लोग बना लिए होंगे, जिसे नहीं बना फिर से देखिए, ये अच्छा सवाल है भी है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का। देखो बाबू, शुरुआत में जो क्यू चार्ज दिया, इसमें 0 दिया। जैसे ही कनेक्शन करेंगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। मान लो कि ए कंडक्टर है या दूसरा बी है, स्फेरिकल शेप में सब है, तो चार्ज का आदान प्रदान हुआ है, तो पहले इस पर क्यू चार्ज था, अब क्यू नहीं रहेगा, होता अलग हो जाएगा। तो इसको मैं बोल दिया Q1 चार्ज आ गया, इस पर चार्ज आ गया Q2। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का फलस्वरूप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसे कंजर्वेशन चार्ज लगाएंगे। ये दोनों एक साथ कांटेक्ट भी किया है, ये आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, तो अप्लाई
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कनेक्शन के पहले जो चार्ज है उतने कनेक्शन के बाद रहेगा। कनेक्शन के बाद इस पर Q1 आया बाबू, इस पर Q2 आया, तो Q1 प्लस Q2 बराबर, कनेक्शन के पहले Q A पर है और B पे 0 है, मतलब एक इक्वेशन आ गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। सेकेंड हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है, ये भी नहीं पता है हमें, आई भी नहीं पता है हमें, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, एक ही आया ना, तो एक है फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, तो ए का फाइनल पोटेंशियल और बी का फाइनल पोटेंशियल दोनों क्या होगा, सेम होगा। देखते हैं ए का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको बताया था पहले ही फॉर्मूला कि पोटेंशियल फॉर्मूला स्फेरिकल कंडक्टर केस में के क्यू बाई आर, जहां आर रेडियस है। तो देखो बाबू ए का फाइनल, फाइनल यही है ना, तो के चार्ज देखो कितना है Q1 बाई आर, आर 2R है बराबर। अब उसको देखो, तो इसका फाइनल पोटेंशियल के क्यू Q2 है बाई आर, जो के से के कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, इस तरह से आपका आ जाएगा Q1 बराबर 2Q2। दूसरा इक्वेशन आ गया, ये कहां से आया, पोटेंशियल बराबर करने, एक कॉन्सेप्ट ये हुआ, पोटेंशियल फाइनल बराबर हो गया। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दो वेरिएबल दो इक्वेशन लिख दिए, सोल्व करेंगे आ जाएगा। अब करते हैं, या Q1 बराबर इतना रख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो Q1 जो आपका है बाबू 2Q2 लिखा जाएगा, Q1 बराबर 2Q2 लिखा जाएगा, अब प्लस Q2 बराबर Q, तो आपका 3Q2 बराबर Q, इसीलिए Q2 बराबर हो जाएगा Q बाई 3। Q2 निकल गया, अगर Q2 निकल गया तो आप Q1 निकाल सकते हो फ्रॉम सेकेंड। अब देखो तो लिखा हुआ Q1 बराबर 2Q2, 2 और Q2 बराबर Q बाई 3, मतलब 2Q बाई 3 आपका आंसर आ गया। मतलब आंसर आपका क्या होने वाला है बाबू, तो फाइनल चार्ज जो है ए पर जो आया है, फाइनल चार्ज ए पे जो फाइनल चार्ज आया है उसको Q1 माना आपने 2Q बाई 3, और बी पे जो फाइनल चार्ज आया बाबू उसको आपने Q2 माना है, जिसका वैल्यू आया Q बाई 3, आपका आंसर हो गया। तो दो कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और फाइनल पोटेंशियल सेम होना है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है KQ बाई आर। चलो एक सवाल आप बनाओ, आप लोग ट्राई करो इसी ढंग का, कि मान लिया कि आपके पास कोई एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस को मैंने R बोल दिया, इस पे चार्ज हमने दे दिया -4Q। कोई दूसरा जो है कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस में बोल दिया 3R, इसका नाम मैंने B दे दिया, इस पर चार्ज हमने Q दिया, मान लेते हैं Q दिया। तब जब दोनों को कंडक्टिंग वायर से जो कनेक्ट कर देंगे तो फाइनल चार्ज क्या होगा, बताओ फाइनल चार्ज क्या होगा। उतारने के बाद 3 मिनट का समय लें, इसको बनाएं, देखिए बनता कि नहीं बनता है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, मैं इसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन ये है कि दो मेटल का स्फीयर है, इसका रेडियस R है, इसका 3R है, मैंने आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होता तो बड़ा आसान होता सवाल, आइडेंटिकल नहीं है, आपको इक्वेशन लिख कर करके बनाना पड़ेगा। बोलो इस पे कितना चार्ज दिए -4Q, इस पे कितना चार्ज दिए +Q, और जब दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो कितना फाइनल चार्ज आएगा, तो देखा जाए भाई कि हमारा जो है AS कंडक्टर A है, रेडियस इसका R है, और इसको मैंने जोड़ दिया है, ये B है, स्फेरिकल शेप में है सारे के सारे कंडक्टर्स, और इसका रेडियस जो आपका 3R है। पता नहीं इस पे कितना चार्ज आया है, तो मैं इसको बोलता Q1, इसको बोलता Q2। जोड़ने के बाद चार्ज का आदान प्रदान होगा, क्यों हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कब तक होगा, जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसी की वैल्यू निकालना है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन।
आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एक कंजर्वेशन चार्ज लगाते हैं। ये दोनों एक साथ कांटेक्ट में है, आइसोलेटेड सिस्टम है। कनेक्शन के बाद जो चार्ज है वो कनेक्शन के पहले चार्ज होगा, तो पहला लिखेंगे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कनेक्शन के बाद चार्ज आया Q1 प्लस Q2 बराबर, कनेक्शन के पहले इस पे है -4Q और उस पे Q प्लस Q है वो, तो हो जाएगा ये पहला इक्वेशन बनेगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू -3Q। पहला इक्वेशन आएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू -3Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन हो, 2 स्फीयर 3 स्फीयर 4 जो भी कंडक्टर हो, जितने भी हो, सब जो एक साथ कांटेक्ट में आ जाए आइसोलेटेड सिस्टम बनता है और उसका टोटल चार्ज कंजर्व होता है। दूसरा जो लगाएंगे हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो एक है फाइनल ए का पोटेंशियल, V मैंने पोटेंशियल होता है कैपिटल V से दिखाते हैं, ए का और B का दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ पोटेंशियल इसका, इस पर चार्ज Q1 है फाइनली, तो कितना होगा KQ/R का फॉर्मूला, तो KQ1/R बराबर। अब मैं इसका पोटेंशियल लिखता हूँ KQ1 तक Q2 हो जाएगा, यहाँ पे Q2/R, R है 3R, तो KQ1/R बराबर ए। फाइनल पोटेंशियल सेम हो गया, K से K कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो आपका हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर 3Q1। अब जो है 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व करेंगे। Q2 जो है बाबू इतना आया है, इसको यहां रख दो तो सोल्व हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Q1 को रहने देते हैं, प्लस Q2 बराबर रह देता हूं 3Q1 बराबर -3Q। इसीलिए जो आपका हो जाएगा यहाँ से 4Q1 बराबर हो जाएगा -3Q, इसीलिए Q1 बराबर हो जाएगा हमारा -3Q/4। ये हमारा जो है इस पे चार्ज आया बाबू। अब ये निकल गया तो हमारा Q2 निकल जाएगा, तो फ्रॉम सेकेंड Q2 बराबर है 3Q1, तो 3 और Q1 इक्वल टू आया है -3 कैपिटल Q/4, हो जाएगा -9Q/4। तो आपका आंसर क्या होगा फाइनली कि कंडक्टर ए पे जो चार्ज होगा फाइनल वो हो गया हमारा -3Q/4, एंड कंडक्टर बी पे जो फाइनल चार्ज हुआ बाबू वो हमारा हो गया जो है -9Q/4। तो इस तरह से ये सब सवाल जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन से रिलेटेड था, और इसमें मेन 2 कॉन्सेप्ट था। चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। चार्ज का जब भी फ्लो होगा तो आइसोलेटेड सिस्टम पे हम कंजर्वेशन और चार्ज अप्लाई करेंगे, जो कि अप्लाई करना सीख रहे हैं आप। और दूसरा फाइनल पोटेंशियल कंडक्टर का सेम होना है, उसको मैंने यूज किया, और इस तरह से फाइनल चार्ज आ जाता है। अब जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन है भी कि आपके पास कोई मेटल का स्फीयर है न्यूट्रल, और उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना टच किए पूरे प्रोसेस को आप लिखिए। 3 मिनट का समय देता हूं, वो लिखा हुआ हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। 3 मिनट का टाइम है, आप बनाए इसे और फिर इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। हाँ बच्चों, तो आप लोग इसे सोल्व कर लिए होंगे। क्या था सवाल कि कोई मेटल स्फीयर है अनचार्ज्ड, उसको टच नहीं करना है और उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। मान लीजिए यही आपके पास कोई मेटल स्फीयर है बाबू, मेटल है माने कंडक्टर है बाबू, कंडक्टर है ये। तो ये जो मेटल स्फीयर है, मेटल माने कंडक्टर, सिर्फ न्यूट्रल है और इसको पॉजिटिवली चार्ज करना, पॉजिटिवली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिना टच किए। अब ध्यान दें, अगर टच नहीं करना है तो ये जो चार्ज होगा वो चार्जिंग बाय इंडक्शन से होगा। टच हो जाएगा तो कंडक्शन है,
लेकिन यहाँ पे विदाउट टचिंग लिखा हुआ, बिना टच किए, माने ये चार्ज करना तो है हमें पॉजिटिवली, माने क्या होगा, प्रोसेस कौन सा होगा हमारा, चार्जिंग बाई इंडक्शन। हम आराम से समझे तो इसमें, ताकि रिवीजन हो जाए आपका, चार्जिंग बाई इंडक्शन से होगा पहली बात, क्योंकि विदाउट टचिंग है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो सीखना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। अगर पॉजिटिवली करना है तो आपको एक चार्ज बॉडी चाहिए चार्जिंग बाई इंडक्शन में, लेकिन अपोजिट नेचर का ध्यान रहे, अपोजिट नेचर का। पॉजिटिवली करना है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, और अगर नेगेटिवली करना है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे। तो यहां पे इसके बगल में क्या लाना पड़ेगा, एक चार्ज बॉडी, जिसको आप लोग इंड्यूसिंग चार्ज या इंड्यूसिंग बॉडी कह रहे थे, लेकिन नेचर अपोजिट होगा। पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव लाना पड़ेगा, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है हमारा जो है एक कंडक्टर का भी हो सकता है और इंसुलेटर का भी, मैंने बताया था। तो इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी हो गया, और इसी की मे बी कंडक्टर और इंसुलेटर। अगर कंडक्टर कंडक्टिंग मेथड से, चार्जिंग बाई कंडक्शन, अगर चार्जिंग बाई कंडक्शन से हमें चार्ज करना होता तो पॉजिटिव लाते, सेम नेचर का डेवलप होता है उसमें। नेगेटिवली चार्ज करना तो नेगेटिव आते, लेकिन यहां पे इंडक्शन से चार्ज होगा, विदाउट टचिंग है मैंने इंडक्शन, और इस केस में जो चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव नेचर का, तो प्लस करना है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो प्रोसेस क्या होगा बाबू, प्रोसेस ये होगा कि कंडक्टर को इसके बगल में लाए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इससे दूर जाएगा और फारदेस्ट एंड पे जाके एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा। और जब इधर जमा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इधर डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इस चार्ज माइनस क्यू है तो प्लस क्यू होगा। इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं आप लोग। अभी तो चार्ज हुआ नहीं है, इसको हटाओगे जैसे वैसे हो जाएगा। तो मैंने सिखाया था, इसके बाद इसको अर्थ से जोड़ देना। जैसे अर्थ से जोड़ोगे तो मैंने सिखाया था, इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है अर्थ का। ये भी कंडक्टर है, जीरो है। इसका पोटेंशियल अभी जोड़ने पहले क्या है बाबू, इसकी वजह से नेगेटिव, इसके अपने से मान लो जीरो, तो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, नेगेटिव है लो, जीरो हाई, जीरो बड़ा होता है माइनस से, तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो लो से हाई के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सब सिखा दिया आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, जैसे आएगा इससे इलेक्ट्रॉन बाबू, तो जो है इस इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और ए स्फीयर फाइनली जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर कनेक्शन हटा दो, उसको भी हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक कंडक्टर है बाबू, मेटल का स्फीयर है, कंडक्टर है, जो भी चार्ज आएगा आउटर मोस्ट सरफेस पे रहेगा, जो भी चार्ज आएगा आउटर मोस्ट पे आएगा। चूंकि ये स्फेरिकल है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बाबू, यूनिफॉर्म। तो आपका जो है जो भी चार्ज इस पे आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहने मतलब ये हुआ कि ध्यान दें, बिना टच किए तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, नेगेटिवली करना होगा तो पॉजिटिव लेके आएंगे, और फाइनली इसको अर्थ से जोड़ दो, अपने आप चार्ज हो गया। तो इस तरह से आज आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स देखे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।